So yesterday we have discussed the various provisions of the capital gain. Now today we will going to discuss the various exemptions. मतलब see, suppose see during the previous year if you have sold the capital asset and on the transfer of the capital asset if the capital gain is arised to you, then on the capital gain you are supposed to pay the tax. But suppose if you want to save the tax, then whatever amount of capital gain you have earned, that money if you will reinvest, okay, then on the reinvestment whatever capital which would otherwise become taxable, now see you will get to the some extent exemption from the taxable amount, to the some extent or in some cases the entire amount of the capital gain is exempt. Okay, सो अगर आप आपका कैपिटल गेन का जो भी पैसा आया है उसको उसको री इन्वेस्ट कर देते हो तो कैपिटल गेन में एग्जम्पशन मिलता है। तो ऐसे ये इन्वेस्टमेंट के बेस पे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से असेट को ये डिडक्शन मिल सकता है, कौन सी असेट ट्रांसफर करने पे डिडक्शन मिलेगा, लेकिन असेट ट्रांसफर करने के बाद उसको कैपिटल गेन हुआ है तो उसको दूसरी असेट एक्वायर करनी पड़ेगी कैपिटल गेन के पैसे से, और कितने टाइम पीरियड में एक्वायर करनी पड़ेगी और कितना अगर एक्वायर किया मतलब कैपिटल गेन आपको हुआ, सपोज मैंने 5 लाख की असेट बेची जो मैंने 2 साल पहले 1 लाख में परचेस की थी, सपोज कैपिटल गेन इज 4 लाख रुपीज, तो ये 4 लाख मुझे मेरे लिए टैक्सेबल होगा। इफ आई डोंट वांट टू पे द टैक्स ऑन दिस 4 लाख, then what I need to do, I need to reinvest this 4 lakh in some specified assets. तो अंडर वेरियस सेक्शंस इट इज मेंशन दैट अलग अलग असेट आप एक्वायर करोगे तो आपको कुछ एग्जम्पशन अलग अलग सेक्शन में मिलेगा। ओके, तो व्हाट इज एग्जम्पशन, यू अंडरस्टूड कि आपको कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं पे करना है, तो कैपिटल गेन का जो भी पैसा आता है उसको आपको री इन्वेस्ट कर देना है कुछ स्पेसिफाइड असेट में। तो अंडर दिस सेक्शन 54 की पूरी सीरीज है, सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE एंड 54F, तो अलग अलग सेक्शन में आपको एग्जम्पशन मिलता है और कितना एग्जम्पशन मिलता है ये हमें आज डिस्कस करना है। लेट अस स्टार्ट विद द सेक्शन 54। देखो सेक्शन 54 ये पूरा सेक्शन 54 है, यहाँ पे फर्स्ट वाला। वो सेक्शन 54 का बेनिफिट किसको मिलता है, देखो असेसी कौन होना चाहिए, देखो असेसी शुड बी अ इंडिविजुअल एंड एचयूआर, मतलब सेक्शन 54 का बेनिफिट सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, और वो कब मिलता है, व्हेन ही हैज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, उसने उसके पास कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट क्या है, उसके पास हाउस है, और वो हाउस को ट्रांसफर करने की वजह से उसको कैपिटल गेन हुआ। ओके, तो उसको ये घर उसने बेचा है, घर बेचने के बाद उसको कैपिटल गेन हुआ है, तो कैपिटल गेन जो भी हुआ है वो कैपिटल गेन का पैसा उसको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। अभी ये सेक्शन है, यहाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो विथ अफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22 द फाइनेंस एक्ट 2020 हैज अमेंडेड द सेक्शन 54 and benefit in respect of the investment made in the 2 residential house properties. So exemption of investment made by way of purchase of 1 construction or 2 residential house property shall be available if the amount of the long term capital gain does not exceed 2 crore, and if assessee exercises this option he shall not be entitled to the option again for the same or any other assessment year. Okay, मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको देखना है कि आपका कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है। कैपिटल गेन का अमाउंट अगर इफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन इज मोर देन, जस्ट अ मिनट, okay, so see let us discuss this again कि अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है कोई घर को बेचने की वजह से, ठीक है, कोई एक घर आपने बेचा, देखो आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हो वो एक ही घर है,
और उसको बेचने से आपको कैपिटल गेन हुआ है। पर अगर कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज मोर देन 1 करोड़, देन यू आर सपोज टू बाय वन हाउस। अब ये 2 करोड़ से आप मैक्सिमम कितने घर बाय कर सकते हो? एक घर बाय कर सकते हो। और 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन का अमाउंट है, देन यू कैन बाय ओनली वन हाउस। और अगर कैपिटल का अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़ है, मतलब नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ है, तो आप एक कैपिटल गेन के अमाउंट से 2 घर भी बाय करोगे तो चलेगा। ओके, मतलब 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन हो गया तो आपको कंपल्सरीली एक ही घर बाय कर सकते हो। लेकिन 2 करोड़ के अंदर कैपिटल गेन का अमाउंट है, वो जो भी कैपिटल गेन का पैसा है उससे आपको एक नया घर बाय करना है। और मतलब देखो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, देन यू कैन बाय 2 हाउसेस। और इफ द कैपिटल गेन अमाउंट इज ग्रेटर देन 2 करोड़, देन यू हैव टू बाय वन हाउस। और इफ इट इज नॉट मोर देन 2 करोड़, देन यू कैन बाय 2 हाउस। 2 घर बाय कर सकते हो। मतलब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जो हाउस आपने बेचा, वो बेचने की वजह से आपको कैपिटल गेन हुआ। अभी वो कैपिटल गेन पे आपको टैक्स नहीं पे करना है, तो यू बाय वन हाउस इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज मोर देन 1 करोड़ 2 करोड़, और इट इज नॉट मोर देन 2 करोड़, देन यू कैन बाय 2 हाउसेस। अब ये कितने टाइम में आपको एक घर बाय करना पड़ेगा? तो टाइम लिमिट फॉर एक्वायरिंग न्यू असेट, तो सी यू आर सपोज टू परचेज अ न्यू हाउस। जो भी एक घर बेचा, कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन अभी अभी आपको टैक्स नहीं पे करना है, एग्जम्पशन क्लेम करना है, तो आपको कितने टाइम में नया घर बाय करना पड़ेगा? विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब आपने ये पुराना घर बेचा, उसके 1 साल पहले बाय कर सकते हो आप, और विद इन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। या तो फिर आपने जो पुराना घर बेचा है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको घर बाय करना है। या तो फिर नया घर कंस्ट्रक्ट करते हो तो आप 3 साल के अंदर नया घर कंस्ट्रक्ट कर दो। मतलब 1 साल पहले खरीद सकते हो, 2 साल के अंदर बाय कर सकते हो, या तो फिर 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब अभी ये सब आपने किया है, मतलब एक घर बेचा, उसकी वजह से आपको कैपिटल गेन हुआ, और वो कैपिटल गेन बचाने के लिए आपने क्या किया? आपने नया प्रॉपर्टी परचेज की या तो फिर कंस्ट्रक्ट की। तो इन दैट केस हाउ मच एग्जम्पशन यू कैन गेट? तो देखो, आपको 2 चीजें कंपेयर करनी है कि भाई नई असेट में कितना इन्वेस्टमेंट किया है और कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है। यू आर सपोज टू कंपेयर दिस टू, एंड विच एवर इज लोअर दैट मच एग्जम्पशन इज अवेलेबल। सपोज मैंने एक 10 लाख का घर लिया था, उसको मैंने 25 लाख में बेचा, तो कैपिटल गेन कितना हुआ? 15 लाख कैपिटल गेन हुआ। फिर 15 लाख पे मुझे टैक्स नहीं पे करना है, तो मुझे एक नया घर बाय करना है। फिर नया घर मैंने बाय किया 35 लाख का। तो इन्वेस्टमेंट इन न्यू कैपिटल न्यू हाउस इज हाउ मच? 35 लाख। एंड कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है? 15 लाख। दोनों में से लोअर कौन सा है? 15 लाख। मतलब आपका 15 लाख का आपको कैपिटल गेन हुआ है, तो पूरा 15 लाख क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आपको 15 लाख का कैपिटल गेन हुआ है और आप 10 लाख का ही घर लेते हो, तो क्या होगा? तो देखो, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 10 लाख और कैपिटल गेन इज 15 लाख, विच एवर इज लोअर 10 लाख। तो 10 लाख का ही एग्जम्पशन मिलेगा, दूसरे 5 लाख पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो, अभी आपको बोला है कि आपको 1 साल पहले घर बाय कर दो। 1 साल पहले बाय कर दिया तो आप उसके डॉक्यूमेंट दे दो कि देखो मैंने 1 साल पहले बाय कर दिया। लेकिन 2 साल के अंदर आप खरीदो, तो 2 साल तक क्या करोगे वो पैसे? तो आपको वो पैसा, देखो, एग्जम्पशन विल बी ग्रांटेड। देखो, आपको ये पैसा जो भी है उसको कैपिटल गेन के लिए एक स्पेशल अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है बैंक में, और वहां पे ये पैसा आपको डिपॉजिट कर देना पड़ता है। ओके, और सी देखो, यहाँ है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, AGAS। ओके, मतलब यहाँ अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल, आंसर इज यस। मतलब आपको बोला है कि जब भी कैपिटल गेन आपको, अभी आप बोलोगे यार 2 साल में घर खरीदना है, तो 2 साल तक आप पैसे यूज कर सकते हो? नहीं, आपको एक अकाउंट ओपन करो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, और वो अकाउंट में आप सेपरेटली पैसे, और जो भी कैपिटल गेन का आया वो वहां पे रख दो, और उससे आप क्या करो? 2 साल में नया घर खरीद लो, या तो फिर 3 साल में नया घर बना लो। सेपरेट अकाउंट में पैसा रख के आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि આ ઘર ખરીદવા માટે જુદા પૈસા મૂકી દીધા છે સેપરેટ અકાઉન્ટ પર। ને બેંકમાં એના માટે સેપરેટ અકાઉન્ટ્સ કેપિટલ ગેન માટે અલગ બેંક અકાઉન્ટ હોય છે। So in that you are supposed to deposit, and from that money you can buy that new house within 2 years, और सी अगर कंस्ट्रक्ट करते हो तो विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर यू आर सपोज टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, और वो पैसे बैंक को रख देना है। अभी देखो, आपने जो नया घर ले लिया है,
वो घर जो होता है वहां देखो उस पे एक लॉक इन पीरियड है, ट्रांसफर ऑफ न्यूली एक्वायर्ड असेट विद इन लॉक इन पीरियड। तब जो नई असेट है उसको आपको क्या करना है, आपको 3 साल तक लॉक इन पीरियड में रखना है। अगर 3 साल पहले वो नया घर आप बेच देते हो तो क्या होगा, अगेन जो भी एग्जाम्शन आपको मिला है वो एग्जाम्शन आपका टेकन बैक हो जाएगा और आपको वो अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। और देखो फॉर कंप्यूटिंग द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ न्यू असेट, कॉस्ट ऑफ द असेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कॉस्ट ऑफ असेट आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि वो नया घर जितने में बाय किया है वो उसमें से माइनस एग्जाम्शन आपने जो अर्लियर ले लिया है उसको लेस करके आपको कैपिटल गेन, नए घर को जब बेच रहे हो तो ये एग्जाम्शन का अमाउंट जो भी आपने लिया था वो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस हो जाएगा। ओके, तो दिस आर दी पॉइंट। अभी 54 बी हम जब डिस्कस करेंगे तब ये पॉइंट हम 54 बी के लिए डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो ब्लू वाला पूरा है ये तीनों सेक्शन में कॉमन है। ओके, और देखो ये अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन भी ये 54, 54 बी एंड 54 डी में कॉमन है। तो अगर आप नया घर बाई करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 साल के लॉक इन पीरियड में रखना पड़ेगा। 3 साल के लॉक इन पीरियड में रखने से पहले आपने बेच दिया तो क्या होगा, आपका जो भी कैपिटल गेन पे आपने एग्जाम्शन लिया है वो उतने एग्जाम्शन के अमाउंट पे आपको फिर से टैक्स पे कर देना पड़ेगा। और सपोज आपने एग्जाम्शन ले लिया, 3 साल के लिए घर को रखा और चौथे साल में बेचते हो, लेकिन चौथे साल में आपको कैपिटल गेन जब गिनोगे उसका, तो देखो जब भी आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे तो एट दैट टाइम वो नए घर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप जब भी लोगे तो आपने जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने आपका है उसमें से जो एग्जाम्शन आपने क्लेम किया वो आपको लेस कर देना है। ठीक है, नाउ सी, सॉरी सॉरी, देखो नया घर आप शॉर्टर पीरियड में बेच रहे हो, मतलब 36 मंथ से पहले बेच रहे हो, तो ये करना है आपको। एग्जाम्शन कैसे बाईबैक होगा, टेकन बैक कैसे होगा, क्योंकि उसकी जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से आपका अर्लियर एग्जाम्शन आपने क्लेम किया उसको लेस कर दो, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम होगी तो अल्टीमेटली आपका आपका कैपिटल गेन ऑन द न्यू हाउस विल गेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट a minute, I need to join the my pen tab, then I am explaining. सपोज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मैंने कोई घर बेचा, ठीक है, आई हैव सोल्ड वन हाउस, सपोज कोई घर बेचा और उस पर मुझे कैपिटल गेन हुआ 25 लाख रुपया, तो 25 लाख रुपया कैपिटल गेन हुआ, तो व्हाट ऑप्शन आई हैव कि आई नीड टू बाय द न्यू हाउस विद इन 2 ईयर्स, कि 2 साल में मैं नया घर बाई कर लूँ, या तो फिर ये कैपिटल गेन 2 साल में हो उसके एक साल पहले बिफोर 1 ईयर में नया घर बाई करूं, या तो फिर जो कैपिटल 2 साल में हुआ उसके 3 साल में मैं नया घर कंस्ट्रक्ट कर दूं। तो ये मुझे नई असेट लेनी है और घर के सामने मुझे कौन सी असेट लेनी है, घर ही लेना है। अगर मेरे कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ से कम है, सॉरी 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आई कैन बाय ओनली वन हाउस, मुझे एक ही घर बाय करना है। तो कैपिटल गेन का अमाउंट मेरा नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ है,
मतलब इट इज लेस देन और इक्वल टू 2 करोड़, देन इन दैट केस आई कैन बाय दी 2 हाउसेस ऑल्सो। लेकिन ये जो भी नया घर मैंने, और देखो जितना मैंने नए घर में इन्वेस्टमेंट किया, सपोज मुझे कैपिटल गेन 25 लाख का हुआ और मैंने नया घर जो लिया वो 40 लाख का ले लिया, तो मुझे क्या करना है कि आई हैव टू कंपेयर कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, तो कि 25 लाख, और सी हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड इन द न्यू हाउस, तो 40 lakhs। सो विच एवर इज लोअर, 25 लाख इज लोअर, सो टोटल पूरा 25 लाख कैपिटल गेन विल बी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सपोज आपने नया घर लिया है 24 लाख का, तो क्या होगा, विच एवर इज लोअर, 24 लाख इज लोअर, तो ये 25 लाख में से 24 लाख ही एग्जाम्प्ट हो गए और 1 लाख कैपिटल गेन पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो नया घर आप एक्वायर करते हो उसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। देखो यहाँ क्या बोला है कि यू आर सपोज टू कीप इट इन लॉक इन पीरियड, मतलब जिस दिन आपका वो घर बन गया और जिस दिन आपने नया घर खरीदा, ओके, और जिस दिन आपका खरीदा घर, आपने नया घर खरीदा और एक्वायर किया, वो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद आपको 3 साल आपके आपको वो घर अपने पास रखना पड़ता है। लेकिन 3 साल से पहले उसको आप बेच देते हो तो क्या होगा, तो देखो सपोज मैंने नया घर खरीदा 40 लाख में, अभी उसको 3 साल से पहले जिस दिन खरीदा उसके 3 साल तक मुझे रखना है और उसको मैं बेच देता हूँ, मुझे ना कोई सारो ग्राहक मतलब 60 लाख में वेची दूँ, तो 60 लाख में वो नव घर वेची दूँ छूँ, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन કેટલી હતી 40 लाख, तो 60 माइनस હું 40 કરીશ, અહીંયા મારે 60 માઇનસ 40 શું કરું તો 20 લાખ કેપિટલ ગેઇન થાય, પણ 3 વર્ષ પહેલા વેચતું હોઉં તો મારે શું કરવાનું, જે એક્ઝમ્પશન લીધું છે એને કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશનમાંથી લેસ કરવાનું, એટલે મારે શું કરવાનું 60 લાખ માઇનસ આ ઘર મેં કેટલું એક્ઝમ્પશન પહેલા લીધું હતું કે 25 लाख, 25 लाख मैंने एग्जाम्पशन दिया था जब ये घर खरीदा, तो मैंने पुराना घर जो बेचा था उस पर मुझे कैपिटल गेन 25 लाख हुआ था, उसका मैंने 25 लाख एग्जाम्पशन क्लेम किया था। अब ये 40 में से 25 आप लेस कर दो अगर 3 साल से पहले बेचा है तो यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 में से 25 चला गया, कितना बचा 15, तो देखो यहाँ पे आपको 45 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा। अल्टीमेटली देखो आप 3 साल के बाद बेचते हो तो आपका जो भी 40 लाख है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिना जाएगा, लेकिन 3 साल से पहले बेचा तो आपने जो भी एग्जाम्पशन क्लेम किया उसमें से लेस हो जाएगा, तो देखो यहाँ आपको 20 लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा और यहाँ 45 लाख, मतलब શું થયું કે 25 લાખ જે તમે એક્ઝમ્પશન લીધું હતું એક્ઝમ્પશન પર હવે ટેક્સ લઈ લેશે, 3 વર્ષ પહેલા તમે વેચી દો तो सी दिस विल बी दी कॉन्सिक्वेंसेस। तो हमने देखा सेक्शन 54, क्या देखा सेक्शन 54 में कि भाई इंडिविजुअल और एचयूएफ कैन बाय दिस इफ ही हैज सोल्ड द असेट, और जो भी असेट उसने सोल्ड किए वो क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होती है तभी सेक्शन 54 का बेनिफिट आपको मिलता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट उसने बेची है, वो बेचने वाली असेट क्या है, तो क्या रेसिडेंशियल हाउस है, वो हाउस आपने बेचा है, तो आपको सामने अगर कैपिटल गेन बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, नया घर खरीदना पड़ेगा। कितने घर खरीद सकते हो, 2 करोड़ से कम कैपिटल गेन है तो 2 घर खरीद सकते हैं, 2 करोड़ से ज्यादा कैपिटल गेन है तो एक ही घर खरीद सकते हैं। कब खरीदना पड़ेगा, क्योंकि विद इन 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर, या तो फिर विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। जो भी पैसा है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में अगर रख देना पड़ेगा, तुरंत घर नहीं बाय करते, तो ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, उसके अंतर्गत आपको पैसे बैंक अकाउंट में रख देने पड़ेगा और वही पैसे से आपको या तो ये 2 साल में घर खरीदना है या तो फिर 3 साल में घर कंस्ट्रक्ट करना है। कितना एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि नए घर में जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो और कैपिटल गेन का अमाउंट, व्हिच एवर इज लोअर दैट मच विल बी एग्जम्पशन। व्हाट आर दी कंडीशन, कि लॉक इन पीरियड में आपको जो भी नई एसेट है उसको 3 साल तक रखनी पड़ेगी, नहीं रखी तो कैपिटल गेन जो भी हुआ है वो रिवर्स हो जाएगा। मतलब जब भी आप नई एसेट पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हो, देन यू सी फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट, अर्लियर कैपिटल गेन क्लेम एज एग्जम्पशन विल गेट डिडक्टेड, and in this way you can calculate the capital gain. So this is the section 54. Now we will going to discuss the next section, that is section 54B। देखो section 54 के लिए दूसरा भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन है वो हम देख लेते हैं, फिर हम section 54B पे जाते हैं। तो देखो पर्सन में सेल 2 हाउसेस एंड परचेज 1 हाउसेस, मतलब देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में अगर मेरे को 2 घर मैंने बेचे हैं और नया एक घर बाय करना है, कर सकता हूँ, आंसर इज यस। और देखो आपको डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज रिलेवेंट फॉर होल्डिंग द लीगल टाइटल, सॉरी मतलब आपको देखो कौन सी डेट को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ
उससे आपको 3 साल तक रखना है। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट हियर। और देखो, होल्डिंग ऑफ लीगल टाइटल इज नॉट नेसेसरी। अगर आप कोई घर बेचते हो और उससे आपको कैपिटल गेन हुआ है, ओके, उसके बाद आप नया घर बाय करते हो, नया घर बाय करने के बाद नया घर किसी को बेच देते हो, लेकिन उसको बोलते यार कि जो હું નવું ઘર તને વેચું છું પણ મારું ઘરના જે રાઇટ્સ છે ને, એટલે જે આપણે ઓનલાઈન જે બધા ડોક્યુમેન્ટેશન છે એ લીગલ ઓનરશિપ હું તને 3 વર્ષ પછી આપીશ, તો તમે એવું કરો तो सीधी वस्तु से તમારો लॉक इन पीरियड मेंटेन रहे। अगर डिपार्टमेंट को पता चलता है कि अगर आपने घर बेच दिया लेकिन आपने सिर्फ લીગલ ઓનરશિપ आपके पास रखी है, लेकिन નવું લીધેલું ઘર તમારે 3 વર્ષ તમારી પાસે રાખવું પડે। નવું લીધું તમને કોઈ સારો ગ્રાહક મળી ગયો અને તમે વેચવા માંગો છો અને તમે બંધાયેલા છો અહીંયા, જૂનો કેપિટલ ગેઇનનું એક્ઝમ્પશન લીધું છે, તો નવું ઘર તમે વેચી દેશો તો શું થશે, તમને જે કેપિટલ ગેઇનનું એક્ઝમ્પશન મળ્યું છે એક્ઝમ્પશન વિથડ્રો થઈ જશે। તો એક્ઝમ્પશન તમારે રાખવું હોય તો તમે શું કરો, તો કે તમારી પાસે ઓનરશિપ છે તમારી પાસે રાખો, પેલા પાસેથી પૈસા લઈ લો અને એવું કહેવાનું કે 3 વર્ષ પછી તને હું દસ્તાવેજ કરી આપીશ અને અત્યારે લીગલ ઓનરશિપ મારી પાસે રહેશે। અને જો બેન્કિંગના ટ્રાન્ઝેક્શન પરથી ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને એવું ખબર પડે કે ભાઈ તમે આવી રીતના ઘર ટ્રાન્સફર કરી દીધું છે, ઓકે, કારણ કે પૈસા તો એની પાસે તમે લેવાના જ છો, घर बेचो तो अगर पैसा पता चल रहा है तो देखो आप आपके पास लीगल ओनरशिप होल्ड करते हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आपने घर बेच दिया है, पैसा ले लिया है, तो आपका एग्जम्पशन रिवर्स हो ही जाएगा। ओके, तो दिस इज सेक्शन 54। अभी नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस, दैट इज सेक्शन 54B। नाउ ये इसका भी बेनिफिट किसको मिलता है सेक्शन 54 का, तो सेक्शन 54B इज अवेलेबल टू ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। मतलब असेसी कौन होना चाहिए, देखो 54 में भी इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही बेनिफिट मिलता है, सेक्शन 54B का भी बेनिफिट इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही मिलता है। अभी कौन सी असेट आपने ट्रांसफर की होगी तो बेनिफिट मिलेगा कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब देखो अर्बन एरिया के अंदर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, रूरल एरिया में नहीं, अर्बन एरिया के अंदर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है, विदर इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। लेकिन अर्बन एरिया के अंदर सिटी अंदर તમારી પાસે કોઈ એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ છે અને તમે વેચો છો, પછી તમને કેપિટલ ગેઇન થાય છે, but in order to save the capital gain, what you can do if you don't want to pay the tax on the capital gain, you can buy the agricultural land in the rural or urban area। तो अर्बन देखो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, उसको बेच के आपको एग्रीकल्चर लैंड ही बाय करनी है, लेकिन ये नई एग्रीकल्चर लैंड आप रूरल में भी बाय कर सकते हो, अर्बन में भी बाय कर सकते हो। कितने पीरियड में आपको बाय करना पड़ेगा, तो विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। कितना कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलेगा, क्योंकि जितना भी अमाउंट आपने नई कैपिटल असेट में इन्वेस्टमेंट किया है वो और अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, whichever is lower that much exemption is available। Here again same conditions is applicable कि you have to hold that new capital asset for 3 years। 3 साल के लिए आपको वो नई जो भी एग्रीकल्चर लैंड आपने अर्बन और रूरल एरिया में परचेस की है उसको 3 साल के लिए आपको आपके पास रखनी पड़ेगी। अगर बेच दिया तो क्या होगा, उसका कैपिटल गेन ऐसे कंप्यूट होगा नई एसेट पे, मतलब अल्टीमेटली योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी है उसमें से एग्जम्पशन अर्लियर यू हैव क्लेम दैट विल गेट डिडक्टेड and your exemption will get reversed। okay, now see suppose if नई असेट आप जो बाय करते हो, वो नई असेट आपने क्या बाय की, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपने परचेज की तो वो कैपिटल असेट ही नहीं है, ओके, और उसके बाद उसको आप बेच रहे हो तो कैपिटल गेन नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है कि आपने पुरानी लैंड जो है वो अर्बन एरिया में बेची थी, अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल असेट है, उसको बेचते हो कैपिटल गेन हुआ, कैपिटल गेन बचाने के लिए आपने नई असेट बाय की और वो नई एग्रीकल्चर लैंड आपने कहाँ पे बाय की, रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लैंड बाय करते हो तो मैंने आपको बताया वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट, और वहां पे अगर आपने कैपिटल असेट रूरल एरिया में बाय करते हो एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, इट इज नॉट अ कैपिटल असेट। फिर वो एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में उसको आप बेच रहे हो सो तो वो कैपिटल असेट ही नहीं है, तो आपको कैपिटल गेन दूसरी बार भरना नहीं पड़ेगा क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल असेट। वो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था यहाँ पे आपको बताया पढ़ाया हुआ है मैंने
रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो इट इज, अगर ये इतने डिस्टेंस में आती है तो इट इज अ एग्रीकल्चर लैंड, और सी एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको कैपिटल असेट नहीं गिनते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि लैंड इज एग्रीकल्चर लैंड ओनली इफ इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर प्रायर टू इज ट्रांसफर। मतलब आप नई एग्रीकल्चर लैंड भी बाय करते हो, उसके बाद अगर आपको कैपिटल गेन उस पर नहीं पे करना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कैपिटल असेट अभी भी एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए मिनिमम 2 साल के लिए आपको उसको यूज करना पड़ेगा, तो ही वो एग्रीकल्चर। सपोज नई लैंड आपने रूरल एरिया में परचेस की, फिर उस पर बिल्डिंग बनाना चालू कर देते हो, तो वो एग्रीकल्चर रहती ही नहीं है, आपको 2 साल के लिए मिनिमम उसको एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करनी पड़ेगी। ओके, और देखो 3 साल का लॉक इन पीरियड भी यहाँ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, तो 3 साल के लिए लॉक इन रहेगा, अदरवाइज योर एग्जाम्पशन विल बी विथड्रॉन। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 54D। नाउ 54D देखो, अब कोई भी का बेनिफिट देखो, या पहले तो सेक्शन में बेनिफिट किसको मिल रहा था, ओनली टू द इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अभी 54D का बेनिफिट किसको मिलता है, एनी एसएससी, मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा दूसरा कोई भी एसएससी है उसको भी ये बेनिफिट मिल रहा है। अभी आप कौन सी एसेट बेच रहे हो, क्योंकि यू आर सेलिंग दी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ, मतलब इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज होने वाली लैंड या तो फिर बिल्डिंग या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बेच रहे हो। Whether the asset is a short-term capital asset or long-term capital asset, it is irrelevant. Okay, तो short-term बेचते हो या long-term बेचते हो, that is irrelevant. लेकिन उसको बेचने के बाद आपको नई एसेट एक्वायर करनी पड़ेगी, और नई एसेट क्या एक्वायर करोगे, क्योंकि यू आर बाइंग द न्यू लैंड एंड बिल्डिंग ફોર ધી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ, એટલે જૂનું તમે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વેચો છો, એના બદલામાં यू आर सपोज टू बाय द न्यू लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने टाइम में आपको परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कॉम्पेंसेशन, जो पुराना आपने बेचा है उसको बेचने के 3 साल के अंदर आपको नया बाय करना पड़ेगा, मतलब जो भी पैसा है उसको बैंक अकाउंट है उसमें रख दो, और 3 साल के अंदर आप बाय करोगे तो आपका जो भी कैपिटल गेन है, देखो कितना का एग्जम्पशन मिलेगा, तो एग्जम्पशन विल बी investment in a new asset or amount of capital gain whichever is lower, that much exemption will be available to you. Okay, again here the same terms is applicable कि जो नई asset आप buy करते हो, buy करने के बाद 3 साल लॉक इन पीरियड में आपको रखनी पड़ेगी, मतलब 3 साल के अंदर बाय करनी है, उसके बाद आपको दूसरे 3 साल रखनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अभी आपका एग्जम्पशन कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज दैट एग्जम्पशन विल गेट विथड्रॉन। एग्जम्पशन को विथड्रॉ नहीं होने देना है तो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रखना पड़ेगा। यस सर, ये सेक्शन 44D માં ખાલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ આવે તે ઓફિશિયલ પર્પઝ ચાલે? हेलो, यस फरीથી બોલ બેટા, સમજાવું ઓફિસ માટે લીધી હોય તો પણ ચાલે ને કંપની? ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ હોવો જોઈએ, બરાબર, એટલે પ્લાન હોવી એ જોઈએ, જો બધું લેન્ડ અને બિલ્ડિંગ વેચો છો એની સામે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ જ લેન્ડ બાય કરવી પડે। ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેન્ડ અને બિલ્ડિંગ કોને કહેશો તમે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયાની અંદર હોય, જ્યાં તમે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં તમે તમારી ફેક્ટરી નાખો છો ને એમાં ઓફિસ બનાવો છો તો ચાલે, પણ એ લેન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હોવી જોઈએ। ઓકે, એ જમીન કોઈ પણ હોય ને તો એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ છે કે એગ્રીકલ્ચર છે એના પર લેબલ લાગેલું હોય, એટલે ઓફિસમાં તમે એને પર લેન્ડ જે બાય કરો છો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લેન્ડ હોવી જોઈએ, ઇન્ડસ્ટ્રી નાખવા માટે તમે લીધેલી હોવી જોઈએ। સીધી વસ્તુ તમે ફેક્ટરી નાખો તો ફેક્ટરી જોડે ઓફિસ નખાવાની જ છે, એટલે એકલી ઓફિસ નાખવા માટે લો તો ના મળે એક્ઝમ્પશન। લેન્ડ નવી બાય કરો, બિલ્ડિંગ નવી નાખો, એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પર્પઝ માટે હોવી જોઈએ, તો જ 54D માં બેનિફિट મળે, ऑफिस માટે लो तो ना મળે। ओके, देखो यहाँ लिखा है नई एसेट जो एक्वायर करते हो लैंड एंड बिल्डिंग यू शुड हैव परचेज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज ओनली। ओके, और उसको 3 साल के अंदर बाय कर लेना है, ठीक है, और आपको ये 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रखना है। और देखो अगर आप 3 साल तक क्या करोगे, वो पैसे को दोगे बैंक अकाउंट में रख दोगे, और वो पैसे आप यूज नहीं कर सकते, आप वो पैसा सिर्फ एग्जम्पशन लेना है तो 3 साल के अंदर आपको नई असेट जो लैंड एंड बिल्डिंग है वही बाय करनी पड़ेगी। ओके, तभी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, नाउ the next section is section 54EC।
देखो ये ऑल टुगेदर दूसरे सेक्शन है। तो देखो इसका बेनिफिट किसको मिलता है, तो इसका बेनिफिट कोई भी एसएससी को मिलता है। देखो और कौन सी एसेट बेचने पे, तो या तो आप लैंड बेचते हो या तो बिल्डिंग बेचते हो। देखो यहाँ कुछ लिखा नहीं है रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो कोई भी लैंड है, कोई भी बिल्डिंग है, या तो फिर दोनों का कॉम्बिनेशन है कि आप बेचते हो। लेकिन जो असेट आप बेचते हो वो असेट क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होनी चाहिए। देखो ये दोनों में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी चलेगा, यहाँ पे कंपलसरी लॉन्ग टर्म चाहिए, यहाँ पे भी कंपलसरी लॉन्ग टर्म कैपिटल। मतलब લીધા પછી 36 મંથ રાખ્યા પછી તમે અસેટ વેચો છો। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग में 24 मंथ्स का पीरियड है, तो 24 मंथ्स रखने के बाद बेचते हो तभी उसको आप लॉन्ग टर्म कहते हो। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट आप बेचते हो और बेचने के बाद आपको नई असेट क्या बाय करनी है। ओके, तो आपको बाय करने हैं ये सब बॉन्ड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी या तो रूरल फिर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। देन पीएफसी का मतलब क्या होता है अभी बताइए। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके, और आईएफआरसी, इंडियन रेलवेज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो सी देखो ये चारों जगह पे, ये चारों जो अलग अलग अथॉरिटी है उसने बॉन्ड इश्यू किए हैं। तो यहाँ बॉन्ड वर्ड ये समरी में नहीं यूज हुआ है, बट यू शुड राइट डाउन। ये चारों अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये चारों में से कोई भी अथॉरिटी ने बॉन्ड इश्यू किए हैं तो वो बॉन्ड आप जो कैसे हैं 5 साल के अंदर रिडीम हो सके ऐसे बॉन्ड है। ओके, आफ्टर 5 ईयर रिडीम हो सके ऐसे बॉन्ड है। ओके, रिडीमेबल बॉन्ड आपने बाय किए हैं। तो अगर जो कैपिटल आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो आपको कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं पे करना है, तो कोई भी अथॉरिटी के जो 5 साल की लिमिट वाले बॉन्ड से वो बाय कर दो। आपको कितने टाइम में बाय करने हैं, तो कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर किया है उसकी। देखो यहाँ आपको अलग बैंक अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं, आप अपने पास पैसे रखिए, लेकिन जब भी लिया है उसके 6 महीने के अंदर आप ये नई कैपिटल असेट और वो नई कैपिटल असेट ये सब कंपनी के बॉन्ड आपको बाय करने हैं विद इन 6 मंथ। ओके, नाउ इसमें कितना एग्जम्पशन मिलेगा, देखो यहाँ पे लिमिट क्या है कि आपको एग्जम्पशन उतना ही मिलेगा, आपको यही रूल एप्लीकेबल होगा, इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू असेट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर दैट इज अलाउड एज ए एग्जम्पशन। बट यहाँ लिमिट रख दी गई है कि आपको एक साल में अगर ये केस के अंदर मैक्सिमम एग्जम्पशन 54 ईसी में लेना है तो मैक्सिमम एग्जम्पशन 50 लाख का ये साल में मिलेगा। अगर ऊपर का कोई एग्जम्पशन है तो उसको आपको नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में मिलेगा। सपोज आपको कैपिटल गेन हुआ 70 लाख का, ओके, आपने नया इन्वेस्टमेंट भी कर दिया 70 लाख का, ओके, तो आपको पूरा 70 लाख का अगर आप कंपेयर करोगे, सपोज आपने नया इन्वेस्टमेंट कर दिया 1 करोड़ का, तो आप दोनों को कंपेयर करोगे कैपिटल गेन का अमाउंट और नई असेट, तो नई असेट 1 करोड़ की है, कैपिटल गेन का अमाउंट है 70 लाख, तो 70 लाख तक का एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है 50 लाख की। तो पहले साल में जिस ईयर में आपने असेट को सोल्ड की वो साल में आपको 50 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी का 20 लाख का एग्जम्पशन आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हो। ओके, नाउ सी यहाँ पे ये 2 सेक्शन का अलग अलग है कि यहाँ पे सीधी सी बात है, देखो आपने जो बॉन्ड परचेस किए वो 5 साल से पहले रिडीम नहीं होंगे, लेकिन ट्रांसफर भी आप उसको दूसरे किसी को बेच भी नहीं सकते, उसको 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रखना है, मतलब उतना पैसा आपको 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड में रखना है। यहाँ कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत नहीं है। देखो 54 ईसी के लिए एक दूसरा भी पॉइंट है कि एसएससी शुड नॉट ट्रांसफर और कन्वर्ट और अवेल अ लोन ऑन दी सच सिक्योरिटी, ओके, और सच बॉन्ड इन द लॉक इन पीरियड। मतलब जो लॉक इन पीरियड में जो असेट है उसको आप बेच भी नहीं सकते, उसका कन्वर्जन भी नहीं करा सकते, बॉन्ड टू इक्विटी हो रहा है, इक्विटी में कन्वर्जन भी नहीं करा सकते आप, और उसको सिक्योरिटी में रख के उस पर लोन भी नहीं ले सकते। आपने पैसा रखा मतलब रखा, उस पर लोन भी नहीं ले सकते। તમારી પાસે बॉन्ड पड़ा जो कोई बैंक ने जन आपको क्या बॉन्ड मारा सिक्योरिटी में मुको मैंने इतना पैसा लोन आप दो, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो 54 ईसी में आपको ये ध्यान रखना है। तो 54 ईसी का बेनिफिट किसको मिलेगा, दैट यू हैव अंडरस्टूड कि कोई भी असेट बेचो, सॉरी असेट जो बेच रहे हो वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, लेकिन सामने परचेस करने वाली असेट क्या है, तो कि आपको ये 4 जो अथॉरिटी है उसके बॉन्ड्स परचेस करने हैं 6 महीने के अंदर। हेलो सर, हाँ, यस
सर इसमें सब में एक ही रूल है सर, ड्यूअल बेनिफिट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हो आपको आप बेटा? एक से ज्यादा बेनिफिट किसी में भी नहीं मिलेगा सर, इसमें सब में ऐसा ही है। एक से ज्यादा बेनिफिट मतलब क्या कहना चाहते हो बेटा आप? मतलब सर जैसे ये जो बॉन्ड्स है, वो बॉन्ड्स अगर लोन, मतलब बॉन्ड्स के सामने अगर लोन ले लिया तो फिर ये डबल फायदा हो गया ना सर। हाँ तो सही बात है ना कि आपने बॉन्ड रख दिया, इन्वेस्टमेंट करके वही पैसा आप अपने लिए ले रहे हो। तो अल्टीमेटली यू हैव टेकन अ बॉन्ड जस्ट टू क्लेम द एग्जम्पशन, बट अल्टीमेटली यू आर यूजिंग द मनी। इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो इसके पीछे लॉजिक यही है कि गवर्नमेंट ऑलवेज वांट्स फ्रॉम यू। देखो ये जो सेक्शन है उसके पीछे लॉजिक आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लॉजिक है बिहाइंड गिविंग दिस एग्जम्पशन। कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि व्हेनेवर द इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस, ओके, कोई भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट टेक होते हैं तो व्हेन द इन्वेस्टमेंट टेकन प्लेस फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इट कन्वर्ट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द नेशनल इनकम इज गेट इंक्रीज। तो अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स टू अवर जीडीपी। तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, बट दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो पीपल्स आर नाउअडेज पीपल आर डूइंग व्हाट कि भाई वी लिविंग इन द कैश, कि उसको पैसा कन्वर्ट करते, लिक्विडिटी कर देते और इन्वेस्टमेंट कम कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोगों का बना रहे, वही गवर्नमेंट सोचती है। इसीलिए आपको देखो ये एग्जाम्पशन का बेनिफिट आप देखो लॉन्ग टर्म रखने के बाद भी बेचो को देखो, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट दिया है, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म में दिया है, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म में दिया है, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म में दिया है। मतलब लॉन्ग टर्म वाली असेट पे ही आपको एग्जाम्पशन मेजोरिटी केस में दे रही है, सिर्फ दो ही केस में शॉर्ट टर्म पे बेनिफिट मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म रखने के लिए मतलब किसी को भी बेनिफिट लेना है तो वो क्या करेगा, लॉन्ग टर्म पे के लिए रखेगा। फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखने के बाद भी वो नई असेट उसको बाय करके लॉन्ग टर्म पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, भले कैपिटल गेन आप बुक कर लो, लेकिन वो कैपिटल गेन आपको खर्चा नहीं करना है। देखो गवर्नमेंट क्या कहती है कि कैपिटल गेन का पैसा है वो आप दूसरी जगह पे मत खर्चो, उसको वापिस इन्वेस्ट कर दो। वो पैसा आपसे गवर्नमेंट वापिस इन्वेस्ट करवाना चाहती है। ઓકે, એટલે તમારા જ પૈસા તમે ક્યારેય વાપરી ના શકો એવું આનું લોજિક થયું। તમે કોઈ પણ માણસે ગવર્મેન્ટને ટેક્સ નથી આપવું શું કરવું? તો કે ફરી મારે ટેક્સ નથી પે કરવો તો લેટ અસ રીઇન્વેસ્ટ। તમારા પૈસા બધા તમે જ કોઈ બીજી અસેટમાં ઇન્વેસ્ટ કરતો, તમારા પૈસા લોક થઈ ગયા। ઓકે, લોક કર્યા પછી એને મૂકીને તમે એના પર લોન પણ ના લઈ શકો, તમે પૈસા વાપરી જ ના શકો। અલ્ટિમેટલી क्या है कि गवर्नमेंट wants that whatever money you have you should keep it invested and see you don't spend the money for the your personal use, but see आप दूसरे कोई जगह पे ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दो। देखो ये पैसे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड, पावर कॉर्पोरेशन और ये जो IRFC है इंडियन रेलवे, ये चारों गवर्नमेंट की एजेंसी है। તમારા કેપિટલ ગેઇનના પૈસા ગવર્મેન્ટ ના આલો 5 વર્ષ સુધી, ગવર્મેન્ટ તમને એના પર રિટર્ન આપશે, એટલા પૈસા તમને વાપરવા મળશે। अल्टीमेटली पूरा पैसा आपका कैपिटल गेन का कौन लेना चाहता है? अल्टीमेटली गवर्नमेंट को दे देना, या तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट रखना है। तो यू दिस इज द लॉजिक कि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना रहे, इसीलिए ये लॉजिक है। तो यहाँ पे सेम रूल आपने जो बताया है, आप जो भी पैसा जो भी है उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते 5 साल तक, और उस पर लोन भी नहीं ले सकते। लेकिन पीरियड अलग अलग है। देखो यहाँ पे 3 साल का पीरियड है तीनों सेक्शन के लिए, यहाँ पे 5 साल का है। देखो फिर अगेन यहाँ पे 3 साल का है। ठीक है, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 54EE। तो देखो इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन 54EE इज अवेलेबल टू एनी एसएससी। लेकिन देखो बेनिफिट कब मिलेगा? यू आर ट्रांसफरिंग एनी कैपिटल असेट, बट क्या होनी चाहिए? वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होनी चाहिए। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक असेट थी, यहाँ पे हाउस था, यहाँ पे एग्रीकल्चर था, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज था, यहाँ पे कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग था, और यहाँ पे क्या है, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट आप बेचते हो तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, लेकिन आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसका पैसा आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? तो ये नोटिफाइड यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड फंड, मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात है। गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि इतने यूनिट्स है और इतने गवर्नमेंट के जो म्यूचुअल फंड के यूनिट है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, कितना एग्जम्पशन मिलेगा, मतलब कितने टाइम में आपको इन्वेस्टमेंट कर देना है? कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। देखो यहाँ पे भी ये लिमिट सेम एप्लीकेबल होगी, आपको मैक्सिमम 50 लाख तक का एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब आपको ये कंपेयर करना है पहले कि लोअर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन असेट और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर, उतना एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन एग्जम्पशन की लिमिट 50 लाख की रहेगी। ओके,
और देखो अगर 3 साल के लिए मतलब इसको आपको लॉक इन पीरियड के लिए रखना है, अगर नहीं रखा तो एग्जाम्पशन विल बी बाय बैक, ओके, टेकन बैक। और यहाँ पे सेम कि आपको जो भी यूनिट आपने एक्वायर किए उस पर आप लोन नहीं ले सकते, ओके। So this is the section 54EE. Now we will going to discuss the last section, that is individual and HUF. देखो सॉरी 54F, इसका बेनिफिट किसको मिलता है 54F का, तो 54F का बेनिफिट इंडिविजुअल और HUF को अगेन मिलता है, ओके। देखो उसको कब बेनिफिट मिलेगा, कौन सी असेट उसने बेची है, क्योंकि घर को छोड़ के कोई भी असेट कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट घर को छोड़ के बेची है। अगर घर ही बेचा होगा इंडिविजुअल और HUF ने तो उसको उसके लिए क्या है 54 का सेक्शन है। लेकिन 54F कब है कि अगर घर को छोड़ के दूसरी कोई भी कैपिटल असेट वो बेचता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, तो उसको एक नया घर खरीदना है। कितने पीरियड में, क्योंकि सेम पीरियड विद इन 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, या तो फिर 2 साल के अंदर आप नया खरीदो, या तो फिर आप 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करो। और जो भी पैसा है अगर आप 3 साल या 2 साल के लिए कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए वेट कर रहे हो, तो आपको बैंक अकाउंट ओपन करा के वो पैसा रख देना है, ओके। यहाँ पे देखो यहाँ एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा आपको, ये देखो 54F में कितना एग्जाम्पशन मिलेगा। तो देखो आपको ये देखना है कि कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो प्रपोर्शन ऑफ प्रपोर्शनेट एग्जाम्पशन मिलता है। एक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट क्या है, उसमें से आपने कितना नया अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया नई असेट में, और व्हाट वाज योर सेल कंसीडरेशन। सो दिस यू आर सपोज टू, दिस फॉर्मूला यू आर सपोज टू अप्लाई कि भाई कितना यहाँ फुल एग्जाम्पशन नहीं मिलता, प्रपोर्शनेट एग्जाम्पशन मिलता है कि वॉट एवर इज योर अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू हाउस। देखो नવું ઘર ખરીદો છો એ હાઉસ નવું હોવું જોઈએ, અને સોરી નવું ઘર ખરીદો છો બીજું ઘર એ ઇન્ડિયામાં તમારે પરચેસ કરવાનું છે, તો कि वो नए घर में कितना इन्वेस्टमेंट किया है एंड व्हाट वाज योर सेल कंसीडरेशन। मतलब यू कैन सी हियर, यू कैन क्लेम द डिडक्शन सॉरी एग्जम्पशन इन द रेशियो ऑफ द नेट सेल कंसीडरेशन का कितना प्रोपोर्शन आपका कैपिटल गेन है, वो प्रोपोर्शन में आपको अमाउंट इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा, ओके। मतलब आपको क्या करना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाई बी अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय द सेल कंसीडरेशन, ओके। देखो यहाँ पे सेम अगेन द कंडीशन इज एप्लीकेबल कि नया अगर आपने परचेज किया है तो सी अगर 3 साल में आप उसको बाय कर देते हो तो एग्जम्पशन विल बी विथड्रॉन। So if the new house transferred within 3 years from the date of acquisition, the exemption will be withdrawn. Okay, if the assessee purchases another residential house within 2 years, okay, from the date of परचेज ऑफ, मतलब देखो आपके पास एक घर, आपने कोई भी कैपिटल असेट बेच के आपने एक नया घर खरीदा था, अभी नया घर खरीदा है इसीलिए आपको एग्जम्पशन मिला है, ठीक है। अभी आप दूसरा भी घर खरीद लेते हो, तो दूसरा घर खरीदते हो तो भी इसका एग्जम्पशन, मतलब ये यहाँ पे एडिशनल कंडीशन है कि आपने जो नया घर खरीदा है उसको 3 साल तक बेच नहीं सकते, और उसके 2 साल तक एक दूसरा नया घर भी, मतलब यू कैन नॉट बाय द अनदर न्यू हाउस विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल असेट, ओके, डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओरिजिनल असेट। मतलब आपने जो ये ओरिजिनल असेट ट्रांसफर की थी उसके 2 साल तक आप दूसरा नया घर परचेज नहीं कर सकते, ओके। और देखो इफ द असेसी कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर रेसिडेंशियल हाउस इन और आउटसाइड इंडिया, देखो नया घर आप कंस्ट्रक्ट करते हो, ओके, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल असेट, मतलब इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर आपकी ये ओरिजिनल असेट आपने बेची थी, उसके 3 साल के अंदर नया घर बना भी लेते हो, हाँ एक बनाओ छो चालશે પણ એ સિવાય બીજું અનધર હાઉસ તમે બનાવો છો તો નહીં ચાલે। એટલે તમે એક્ઝમ્પશન લેવા માટે કાં તો આ એક નવું ઘર ખરીદો, કાં પછી 2 વર્ષમાં નવું ઘર તમે 1 વર્ષ પહેલા ખરીદો, કાં પછી 2 વર્ષની અંદર નવું ઘર ખરીદો, કાં પછી 3 વર્ષમાં નવું બનાવો, પણ એ સિવાય બીજું કોઈ નવું ઘર ખરીદશો કે બનાવશો 2 વર્ષ કે 3 વર્ષમાં, so this exemption whatever you claim will be withdrawn, okay। Now see Hello. capital gain account scheme, yes, hello, Yes, sir. Sir, in last there is an given that another residential house in or outside India construct कर सकते हैं, तो सर वो 54 F में नहीं ऐसा दिया है कि कंस्ट्रक्ट कर, रेसिडेंशियल देखो हाउस। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ये यहाँ देखो यू कैन रीड हियर दिस हियरिंग कि एग्जम्पशन विल बी विथड्रॉन। एग्जम्पशन ये तीनों सिचुएशन में आपका विथड्रॉ हो जाएगा
कि अगर आपने जो नया घर खरीदा है उसको 3 साल पहले बेच देते हो, या तो फिर आपने एक नया घर खरीदा है उसके बाद एक नया दूसरा घर खरीदते हो तो भी एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। आपने एक घर खरीद रखा है और उसके 3 साल के अंदर कोई नया घर इंडिया में या आउटसाइड इंडिया में नया घर कंस्ट्रक्ट करवाते हो, ये तीनों सिचुएशन में आपका एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये यहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है मैंने आपको बताया, देखो ये सेक्शन 54, 54B, 54 और यहाँ 54। यस सर, इन नेट सेल कंसिडरेशन इंक्लूड कैपिटल गेन है। अभी यहाँ पे आपने क्या वो बात कर रहे फॉर्मूला हो, यहाँ पे नहीं देखो नेट सेल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, તમે કેટલામાં અસેટ વેચી थी। एक सिंपल सा है कि सपोज मैंने कोई भी कैपिटल असेट बाय की, सेल की, सपोज एक कैपिटल असेट थी 10 लाख में मैंने परचेज की, बहुत है, वो असेट आज मैं बेच रहा हूँ 90 लाख में, तो व्हाट इज माय कैपिटल गेन। देखो लॉन्ग टर्म सपोज समझ लो उसमें मैंने इंडेक्सेशन सब कुछ अप्लाई करके मैंने कैलकुलेट किया कि मेरा कैपिटल गेन 90 लाख में बेच रहा हूँ तो मेरा कैपिटल गेन हो रहा है 80 लाख। मैंने इंडेक्सेशन अप्लाई करके मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो कोई भी एक असेट मैंने बेची, ओके, जो मैंने कोई एक अमाउंट में परचेज की थी और उसको मैंने सेल कंसिडरेशन उसका आया मेरा 90 लाख, और इंडेक्सेशन अप्लाई करने के बाद मुझे पता चला मेरा कैपिटल गेन ये है। अभी देखो ये मैंने कोई भी 54 ऐप के लिए मैं जब मैं एग्जम्पशन कैलकुलेट करता हूँ, कैसे कैलकुलेट करूंगा कि व्हाट इज माय कैपिटल गेन अमाउंट, कैपिटल गेन अमाउंट इज 80 लाख, व्हाट इज माय सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन इज 90 लाख। समझ लो कि मैंने नया जो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मेरे को कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ मच एग्जम्पशन इज अवेलेबल, एग्जम्पशन कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस वे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको जो भी हुआ है वो मल्टीप्लाई बाय आपने नई असेट में कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, तो नया आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो, और सेल कंसिडरेशन कितना है 90 लाख। तो देखो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 80 लाख। सपोज नया घर जो मैंने बाय किया, तो नया घर में मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ का, तो 80 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ डिवाइडेड बाय मुझे 90 लाख करना है, तो दिस इज माय सेल कंसिडरेशन। तो सेल कंसिडरेशन कितने में बेचा था आपका ने पुराना असेट, उसका सेल कंसिडरेशन का अमाउंट ले लो, यहाँ आप कैपिटल गेन ले लो और नया इन्वेस्टमेंट किया है वो ले लो, और इसको करने के बाद जो भी अमाउंट आता है दिस मच अमाउंट विल बी एग्जाम। तो सेल कंसिडरेशन obviously in the sale consideration the capital gain amount is included, okay। अभी आपको मैंने ये बताया कि इतने सेक्शन यहाँ CGAS कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है, देखो ये 3 सेक्शन प्लस 4 सेक्शन के अंदर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम अप्लीकेबल है। तो क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको ये पैसा जो भी कैपिटल गेन का आता है उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट करके आपको उसमें इन्वेस्टमेंट कर देना है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ बोला है कि 2 साल के अंदर नया घर खरीदो या तो फिर 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट करो, यहाँ भी 2 साल के अंदर नई एग्रीकल्चर लैंड परचेस करने की बात की है, यहाँ पे भी 3 साल के अंदर नया इंडस्ट्रियल प्लॉट बोला है, और यहाँ पे भी बोला है कि भाई 1, 2 या 3 ईयर में आप कर सकते हो। तो ये पैसा जो आपके पास आएगा उसको क्या करोगे, तो देखो इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब देखो आपने जो साल में आपका कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, आपको 3 साल का या 2 साल का टाइम दिया गया है, उतने पीरियड के अंदर आपने वो जो कैपिटल गेन का अमाउंट है उसका इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, सी देन द कैपिटल गेन और नेट सेल कंसिडरेशन। देखो यहाँ 54 के ऐप के केस में आपको कितना पैसा बैंक में रख देना है, पूरा सेल कंसिडरेशन हैज टू बी डिपॉजिटेड इन द CAGS, ओके, टू गेट द एग्जम्पशन। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जो है बैंक में जाके आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे CAGS अकाउंट ओपन करवाना है, तो बैंक आपको अकाउंट ओपन करके देगी और वो अकाउंट में आपको पैसा देना है, और व्हेनेवर यू डिपॉजिट द मनी इन दैट, ओके, दे विल गिव यू अ प्रूफ दैट यू हैव डिपॉजिटेड द मनी, और उसका जो प्रूफ है उसको भी आपको रिटर्न के साथ अटैच करना पड़ता है। देखो सच डिपॉजिट शुड बी मेड बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो बिफोर दैट यू मेक द इन्वेस्टमेंट इन दैट अकाउंट, और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न फाइल करोगे यानी ड्यू डेट હોય એના પહેલા તમે શું કરો, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે બેંક અકાઉન્ટની અંદર પૈસા મૂકી દો અને એનું પ્રૂફ છે રિટર્ન જોડે તમારે સબમિટ કરવું પડશે, ઓકે।
હવે સમજી લો કે તમને કીધું છે આ 3 વર્ષની અંદર કે 2 વર્ષની અંદર નવું ઘર ખરીદવાનું છે કે 3 વર્ષમાં નવી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્લોટ પરચેસ કરવાનો છે કે 2 વર્ષમાં નવું તમારે એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ પરચેસ કરવાની છે, તો તમે પીરિયડમાં પરચેસ જ નથી કરતા અને એ પૈસા તઈને ત્યાં રહેવા દો છો, શું થશે? ઇફ અમાઉન્ટ ડિપોઝિટેડ ઇઝ नॉट यूटिलाइज फॉर दी स्पेसिफाइड पर्पस विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, ये पीरियड के अंदर आपने वो पैसा यूटिलाइज नहीं किया तो क्या होगा? जितना भी पैसा वो बैंक में पड़ा है shall be taxed as a capital gain in the previous year in which the specified period is expired। मतलब ये 2 साल या 3 साल में, या तो फिर ये 2 साल में या ये 3 साल में अगर आपने नया घर या नया प्लॉट नहीं परचेस किया तो जितना भी पैसा बैंक में पड़ा है वो आपकी इनकम कही जाएगी एंड दैट विल बी टैक्सेबल। ओके, सपोज ये नया घर खरीदने से पहले, नई प्रॉपर्टी परचेस करने के से पहले वो इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है एंड अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ लीगल हेयर, तो लीगल हेयर जो है उसका उसके लिए वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। तो दिस आर द वेरियस सेक्शन, सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE and 54F I have discussed with you। okay, now the next point is that at what rate the capital gain is taxable। तो कैपिटल गेन कौन से रेट से टैक्सेबल होगा? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे हियर। ओके, so the next point of discussion, देखो there are two kind of capital gain, one is a short term capital gain, another one is a long term capital gain। okay, तो देखो कौन से रेट से कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है, लेट अस डिस्कस। अगर देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ओके, अंडर सेक्शन 111A, 111A का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ द लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। देखो ये दो असेट हैं, उसको ट्रांसफर करने से जो कैपिटल गेन होता है दैट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। और ये जो दो असेट होती है वो हमेशा आप ऑनलाइन होती है, तो आप ऑनलाइन ही उसका ट्रेडिंग करते, मतलब सेल करते हो, और वो सेल करने से, ट्रांसफर करने से जो गेन जब भी करते हो, ओके, उस पर आपको एसटीटी पे करना पड़ता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको पे करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आप पे करते हो, ओके, जिस पे आपने एसटीटी पे किया है, भले आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, लेकिन उसका जो कैपिटल गेन होगा वो फ्लैट कितने परसेंटेज के रेट से टैक्सेबल होगा? 15% से। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन on transfer of these two assets on which you have paid the STT, then it is taxable at the rate 15%। okay, now see यहाँ पे ऐसा बोला है benefit of unexhausted basic exemption limit, BEL मतलब basic exemption limit is available for individual and HUF। okay, और देखो ये एक चीज ध्यान रखना कि ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पे आपको कभी भी, मतलब यू ऑलवेज हैव टू पे द टैक्स एट द रेट 15%। ओके, यहाँ से कोई एग्जम्पशन नहीं, मतलब देखो आपको पता है कि आपकी जो टोटल इनकम होती है, मतलब आप 5 हेड का टोटल करोगे, उसकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसमें से आपको सेक्शन 80C to 80U के डिडक्शन मिलते हैं। लेकिन जब भी आप 80C to 80U के लिए डिडक्शन करते हो, देखो ये जो कैपिटल गेन है उसमें से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, वो जितना भी अमाउंट है उस पर आपको 15% टैक्स पे करना ही है। इसमें से आपको सेक्शन 80 वाले जो डिडक्शन है, 80C, 80U, 80D, DD, DDB, ये कोई डिडक्शन ये कैपिटल गेन में से नहीं मिलने वाला है। ओके, और वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई विथ यू कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज ऑलवेज टैक्सेबल। ओके, यहाँ पे आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं देखनी है। ओके, मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, सपोज 2,50,000 तक आपका इनकम टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन आपकी इनकम सपोज 2,50,000 से कम है, लेकिन आपकी टोटल इनकम के अंदर अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो भले आपकी टोटल इनकम 2,50,000 से कम है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 111A वाला है, मतलब ऑन द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उसको ट्रांसफर करने से गेन हुआ है, भले आपकी टोटल इनकम 2,50,000 से कम है, आपको फ्लैट यू आर सपोज टू पे द टैक्स। यस, देयर इज अ बेनिफिट अवेलेबल अनएडजस्टेड BEL फ्रॉम ऑल द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी कैपिटल गेन होता है अंडर सेक्शन 111A, मतलब इन ऑन दिस टू असेट, मतलब जो असेट पे आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया उस पर जो कैपिटल गेन होता है, वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म,
दोनों के केस में आपको ये बेनिफिट मिलता है, लेकिन किसको मिलता है? ओनली टू द रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बेनिफिट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज अवेलेबल। अभी अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट किसको कहेंगे? तो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मीन्स द टोटल टैक्सेबल इनकम, ओके, basic exemption limit, okay, means is less than the basic exemption limit, okay, मतलब आपकी ये सिचुएशन होती है। नाउ इन सच केस द शॉर्टफॉल shall be deducted from the long term and short term capital gain and balance amount will be taxable। देखो यहाँ शॉर्ट टर्म आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसमें से टैक्सेबल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इसका आप डिफरेंस लेस कर दोगे और इसमें से टैक्सेबल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन ट्रिप ये लेस कर देना है आपको और उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में से आपको लेस करना है और बाकी के अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है। अदरवाइज अगर वो कम है तो नहीं पे करना है। लेट अस आई एम एक्सप्लेनिंग यू। फॉर एग्जांपल समझ लो, मेरा एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अंडर सेक्शन 111A मेरी टोटल इनकम में समझ लो ये 60,000 रुपया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है। सपोज मैं इंडिविजुअल हूं और मेरी दूसरी इनकम, हेलो हेलो बताइए, यस किसी का माइक ऑन है, जस्ट मिनट। Am I audible? Hello? Yes, sir. यस सर। ओके, अभी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। सपोज समझ लो मेरा सेक्शन 111 है। देखो सेक्शन 111A मतलब आपको जो भी कैपिटल गेन किस पे हुआ है, इक्विटी शेयर पे या तो फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है जिस पे आपने क्या पे किया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है। और ये असेट पे जो कैपिटल गेन होता है उसको हम 111A वाला कहते हैं और इस पे कितने रेट से टैक्स लगता है? तो 15% से ये टैक्सेबल होगा। अभी आप समझ लो कि मेरी टोटल इनकम में 60,000 रुपया ये है, ठीक है। अभी समझ लो मेरी टोटल इनकम है 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम है। मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है? 3 लाख रुपये। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है कि देखो 3 लाख में से ये जो 60,000 है, 3 लाख में से ये जो 60,000 है इसको आप निकाल दो। ओके, और ये जो 60,000 है, ये 60,000 पे आपको मतलब अभी कितना बचा? 2,40,000। 2,40,000 है। इसमें से देखो ये 60,000 है, उस पर तो आपको 15% से टैक्स पे ही कर देना है। इस पे तो आप 15% से टैक्स भर ही दो। अभी बाकी कितना बचा कि 2,40,000। कि बाकी बचा 2,40,000। तो नाउ दिस क्वेश्चन अराइज इज दैट am I liable to pay the tax on this amount? So answer is no. Answer is no. This is the देखो जो शॉर्ट इन देखो आपको क्या करना है, देखिए इफ द अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मींस योर टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज लेस देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मतलब देखो अभी मेरा ये इसको लेस करने के बाद देखो मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 2,50,000। तो 2,50,000 जो है इससे अमाउंट कैसा है? कम है। मतलब नाउ आई एम नॉट लायबल टू पे द टैक्स ऑन दिस 2,40,000। ये 2,40,000 पे अभी मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अमाउंट जो था 60,000 इस पर मैंने टैक्स पे कर दिया। अभी ये क्या हुआ? दिस इज द अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो ये अमाउंट पे मुझे टैक्स नहीं पे करना है। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अगर आप समझ लो कि मेरी टोटल इनकम सिर्फ 1,50,000 है और इसके अंदर 50,000 ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, देखो हमारी टोटल इनकम 2,50,000 ने ऊपर क्रॉस था तो हमारे इनकम टैक्स भरवो पड़े।
પણ જો મારી ટોટલ ઇન્કમની અંદર આ 50,000 કેવા છે તો इट इज अ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, तो ये मेरी इनकम में अगर इंक्लूड है ऐसा, तो इस पे आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कुछ हो या ना हो आपको कुछ नहीं देखना है, ये 50,000 का 15% आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। इट इज लिस्ट कंसर्न विथ योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ओके, लेकिन आपको ये 111A के अलावा 111A का कैपिटल गेन का मतलब क्या हो, कैपिटल गेन अराइज ऑन द इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है उस पर जो कैपिटल गेन होता है वो। लेकिन देखो ये अनएडजस्टेड का बेनिफिट आपको मिलता है, आपको मैंने बताया कि इसको लेस करने के बाद का जो अमाउंट है वो अगर 2,50,000 से कम हो जाता है तो ऑन दैट यू आर नॉट सपोज टू पे दी टैक्स। अगर 2,50,000 के ऊपर है तो आपको अगेन यू हैव टू पे दी टैक्स। और देखो इसके अलावा का कोई भी कैपिटल गेन है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन 111A इट इज ट्रीटेड एज अ नॉर्मल इनकम। तो आपकी दूसरी इनकम पे आप जैसे टैक्स कैलकुलेट करते हो वैसे ही कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम के अंदर अगर ये वाला कैपिटल गेन इंक्लूड है तो आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कुछ भी हो आपको इस पे टैक्स फ्लैट 15% पे कर देना है। ओके, और दूसरा कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से आप जो टैक्स कैलकुलेट करते हो वही तरीके से आपको टैक्स पे करना है। तो ये हमने देखा, देखो ये यही है। तो अगर 111A वाला कैपिटल गेन होगा तो उस पर आपको 15% से टैक्स पे करना है, और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो उसको आपको स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस अबाउट दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्सेशन कि भाई अगर 111A मतलब ये इक्विटी शेयर और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जिस पे आपने एसटीटी पे किया है उस पे आपको हमेशा 15% से टैक्स पे करना है। उसमें आपकी बेसिक एक्सटेंशन लिमिट क्या है वो नहीं देखना है। हाँ, इसकी बेसिक एक्सटेंशन लिमिट में से अगर ये अमाउंट निकालने के बाद आपकी बेसिक एक्सटेंशन लिमिट कम हो जाती है तो बाकी के बेसिक एक्सटेंशन लिमिट पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड अनएडजस्टेड benefit of the unadjusted basic exemption limit. Okay, now we will going to discuss the long term capital gain, उसका टैक्स रेट क्या होता है। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, देखो कल यस सर ये जो इक्विटी शेयर और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड है तो उसका शॉर्ट टर्म अगर लेस देन 12 मंथ्स हो तो ना शॉर्ट टर्म तो तभी कहा जाएगा ना कि लेस देन 12 मंथ हो तभी शॉर्ट टर्म कहा जाएगा बेटा। और लॉन्ग टर्म मतलब सर मोर देन 12 मंथ्स ना इसमें। यहाँ पे हमने देखा था ना बेटा, यहाँ पे देखा था ना, ये लिखा है ना यहाँ पे बताया था आपको मैंने, यहाँ से ही चालू किया था ना। तो देखो इन केस ऑफ, देखो अगर अनलिस्टेड है, देखो यहाँ तो एसटीडी अनलिस्टेड में कटता ही नहीं है, वो लिस्टेड में ही कटता है। और लिस्टेड में दोनों के लिए क्या है, पीरियड कितना है, मोर देन 12 मंथ से ज्यादा हो तो लॉन्ग टर्म और 12 मंथ से कम हो तो शॉर्ट टर्म। ओके, और देखो इसमें भी क्या होता है, देखो एक लॉजिक है कि अगर मैं रोज के सपोज आज मैं इक्विटी शेयर बाय करता हूं और आज ही सेल कर देता हूं, दिस इज ए इंट्राडे ट्रांजेक्शन, इस पे कैपिटल गेन होगा। आज सवारे समझी लो, इक्विटी शेयर इज अ कैपिटल एसेट, आपको मैंने बताया। आज सुबह में मार्केट खुला और मैंने 200 रुपये में इक्विटी शेयर बाय किए, 200 रुपये के 1000 शेयर बाय किए। ओके, 200 रुपये के 1000 बाय किए मतलब मैंने 2 लाख रुपये का शेयर बाय किया। अब ये 200 का हो गया 250, तो इसको मैं बेच लेता हूँ पूरा, और वो इंट्राडे ट्रांजेक्शन है तो मुझे राउंड स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे यहाँ पे गेन हो गया कितना, 50,000। आज सुबह में ही खरीदा, शाम को बेच दिया, 50,000 का गेन हुआ। और ये मेरा ट्रांजेक्शन जो भी जब मैं सेल करता था मैंने जो सिलेक्ट किया वो इंट्राडे ट्रांजेक्शन मैंने सिलेक्ट किया। विल इट बी टैक्सेबल एज अंडर द कैपिटल गेन? देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, व्हाट इज योर ओपिनियन, यस और नो? यस सर। कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा बेटा? हाँ सर होगा ना। नहीं होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन, बिकॉज एज एंड व्हेन यू डू द इंट्राडे ट्रांजेक्शन करते हो तो इट इज योर बिजनेस। આજે શેર ખરીદો છો ને આજે વેચી દો છો તો એ તમારો શું થયો, इट इज अ बिजनेस। सर ये स्टॉक इन ट्रेड हुआ ना, तो ये स्टॉक इन ट्रेड हुआ, स्टॉक इन ट्रेड है तो स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ओके, तो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो कैपिटल एसेट नहीं होता है, तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो ये 50,000 आपकी बिजनेस इनकम कही जाएगी। ओके, तो बिजनेस इनकम कही जाएगी एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल, अंडर द हेड पीजीबीपी एंड नॉट अंडर द हेड कैपिटल गेन। ओके,
तो यू ऑलवेज हैव टू कीप इन योर माइंड कि अगर कोई भी, देखो यहाँ पे बेसिस ऑफ चार्ज में हमने मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है आगे पीजीबीपी में। ओके, तो आपको याद रखना है कि अगर इंट्राडे ट्रांजेक्शन होता है आपका, तो इंट्राडे ट्रांजेक्शन क्या होता है, क्या मतलब यू आर डूइंग द ट्रेडिंग, मतलब जब भी शेयर खरीदते हो और उसको बेचते हो, तो देखो आप ट्रेडर हो या नहीं कैसे पता चलेगा, आर यू अ ट्रेडर और इन्वेस्टर। तो बेस्ड ऑन योर ट्रांजेक्शन, अगर आप शेयर की डिलीवरी लेते हो और उसको बेचते हो, ओके, तो शेयर की डिलीवरी लेके बेचा तो इट इज योर इन्वेस्टमेंट। પૈસા આપો છો શેરના, શેરની ડિલિવરી લઈ અને પછી તમે 6 મહિના રાખીને વેચો છો, ઇટ ઇઝ યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇઝ ટેક્सेबल अंडर देयर कैपिटल गेन। लेकिन आज सुबह फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, इट इज अ ट्रेडिंग, इट इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इंट्राडे में ट्रांजैक्शन करते हो, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो ये ध्यान रखना। तो देखो दोनों में एसटीटी लगता है, अगर पीजीबीपी में होता है तो भी एसटीटी लगता है, लेकिन देखो वहां पे आपको मैंने पढ़ाया है पीजीबीपी में। देखो पीजीबीपी में हमने जब सेक्शन 36 पढ़ा था, मिसलेनियस डिडक्शन, देखो यहाँ पे देखो अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड किया है, ओके, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यू पेड इन द पीजीबीपी। पीजीबीपी में हमने सेक्शन 36 सब सेक्शन 1 देखा। और सपोज आज मैंने शेयर मतलब मेरा धंधा क्या है, तो कि शेयर में खरीद, मतलब आई डू दी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन और आई डू दी इंट्राडे ट्रांजैक्शन, मतलब मैं ट्रेडर ही हूँ, शेयर को खरीदना बेचना ही मेरा धंधा है। तो इनकम मेरी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, कैपिटल गेन में नहीं होगी। और वो ट्रेडिंग का बिजनेस है, कैसा पता चलेगा, बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन। तो अगर आपकी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, तो जो भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आप पे करते हो, दैट इज अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 36। हमने ये देखा था, मैंने आपको डिस्कस भी किया था। इफ यू हैव पेड एनी एसटीटी, अगर आप कमोडिटी में ट्रांजैक्शन करते हो, and on that if you have paid any commodity transaction tax, then that is also allowed as a deduction under section 36. Okay, so that we have discussed. But see, if income is taxable under their capital gain, okay, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन करते हो, या तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करके ट्रेड, मतलब ट्रेडिंग नहीं करते हो लेकिन इन्वेस्टमेंट करते हो, और तो वो केस में क्या होता है, देखो जनरली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट द नॉर्मल स्लैब रेट। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये दो असेट पे किया है, तो देखो एसटीटी का तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। आपको मैंने ये भी पढ़ा है कि एसटीटी अगर आपने पे किया है तो इट इज नॉट एक्सपेंस इन रिलेशन टू ट्रांसफर, और उसका कोई डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे एसटीटी पेड इज नॉट डिडक्टेबल। अगर आपने एसटीटी आप पे करते हो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो यहाँ पे कैपिटल गिनते टाइम पे डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पे एसटीटी का डिडक्शन मिलता है, और यहाँ एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलता। इसीलिए कैपिटल गेन को कम रेट से आपको टैक्सेबल करवाया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्लैट 15% के रेट से टैक्सेबल होगा, तो कम रेट से टैक्सेबल होगा। ओके, इसीलिए इसका रेट कंपैरेटिवली लोअर रखा है। ओके, क्योंकि वहाँ एसटीटी का अगर ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है तो पीजीबीपी में इसका डिडक्शन मिलता है। अगर ये आपका ट्रेडिंग, अगर आप बिजनेस ही करते हो सिक्योरिटी में ट्रेडिंग का, और वहां पे एसटीटी पे किया, तो वहां पे आपको डिडक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन होता है तो कैपिटल गेन 15% के फ्लैट रेट से टैक्सेबल होगा, और उसमें अगर आपने कोई एसटीटी भी पे किया तो एसटीटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। देखो 112 में बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी ही है। देखो देखो 112A इक्विटी शेयर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, देखो 11, अगर ये जो दो असेट होती है इस पे तो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है, तो दैट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। ओके, और देखो सेक्शन 112 में भी ऐसी शेयर्स और सिक्योरिटी वाली ही असेट है। अगर शेयर्स और सिक्योरिटी वाली असेट आप बेचते हो और अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, ओके, तो इट इज टैक्सेबल एट द रेट 1%। ओके, और
ओके, अगर देखो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, ओके, अगर ये जो सेक्शन 112A में जो असेट बताई गई है वो असेट आप बेचते हो, या तो फिर इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स आप बेचते हो ऑन विच यू हैव पेड द एसटीटी, ओके, तो ये सब। और देखो यहाँ 112 वाली जो असेट है, बहुत सारा लिस्ट है, कल आपको मैंने इंटरनेट पे बताया था 112 में बहुत सारी असेट फॉल होती है, और 112 वाली जो असेट है उसको आप बेचते हो, और अगर कैपिटल गेन का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो इन दैट केस द कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। तो 1 लाख से कम है तो इट इज द नॉर्मल टैक्स रेट से वो टैक्सेबल होगा। लेकिन कैपिटल गेन का अगर 112 वाली असेट है, 112A वाली असेट है, और वो कैपिटल गेन हुआ है उसका अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, इन दैट केस दिस टैक्सेबल एट द रेट 10% है, ओके। और सपोज आपने ये जो इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट बेचते हो, या तो फिर इक्विटी शेयर जो लिस्टेड बेचते हो जो 111A में कवर हुआ है, ओके, उस पर अगर आपने एसटीटी पे किया है तो देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 15% से टैक्सेबल होता है, और लॉन्ग टर्म है तो 10% से टैक्सेबल होगा। देखो यहाँ पे आपको सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिलता, फिर आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, सेक्शन 80 के 80C 80U वाले डिडक्शन नहीं मिलेंगे, ओके। नाउ सी इक्विटी शेयर STT is to be paid on acquisition और ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल असेट। ये तो आपको पता है कि जब भी कोई शेयर परचेज करते हो, खरीदते हो लिस्टेड सिक्योरिटी, तो वो केस में STT आपको परचेज और सेल के टाइम दोनों टाइम पे आपको पे करना है। और देखो यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है, उसमें STT सब जब आप सेल करते हो तभी पे करने का होता है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। इक्विटी शेयर आप बाय और सेल दोनों टाइम पे आपको STT पे करना पड़ेगा। और अगर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हो गए तो उसके अंदर आप STT कब पे करते हो, ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, परचेज के टाइम पे आपको नहीं पे करना है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में क्या कहा गया है कि 112A वाली जो असेट है वो, और ये जो है असेट इट इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। देखो अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, ओके। देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी ऐसा है कि अगर आपकी टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो फ्लैट 20% से टैक्सेबल होगा, उसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे। जो 80C वाले जो चैप्टर 6 के डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे, ओके, एंड इट इज टैक्सेबल, ओके। तो देखो रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF है, उसकी टोटल इनकम में अगर कैपिटल गेन है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमेशा फ्लैट 20% के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, उसको ये अनएडजस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी को भी अगर उसको कैपिटल गेन हुआ है तो कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20%। लेकिन देखो उसको ये एग्जम्पशन लिमिट वाला जो बेनिफिट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंपनी को तो वैसे भी उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल एट द रेट 20%, ओके, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। और इन केस ऑफ रेसिडेंट इंडिविजुअल और HUF ऑल्सो इट इज टैक्सेबल एट द रेट 20%। 112 और 111A वाला कैपिटल गेन है तो 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगा, ओके। और देखो यहाँ पे वो अनएडजस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF, but in case of other person or domestic company it is taxable at the rate 20%, but no benefit of unadjusted basic exemption limit is available, okay। now see foreign company और non corporate resident है, okay, कोई फॉरेन कंपनी या तो फिर कोई नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट पर्सन है, तो उसके केस के अंदर वो अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अगर वो बेचता है इंडिया में और कैपिटल गेन उसको हुआ है, ओके, तो इट इज टैक्सेबल एट द रेट 10%, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट और करेंसी फ्लक्चुएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर वो ये फॉरेनर है, कोई अदर कैपिटल एसेट बेचता है तो इट इज टैक्सेबल एट द रेट 20%, ओके। नाउ अगर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट और जीरो कूपन बॉन्ड्स, तो ये असेट अगर लिस्टेड है और वो आप बेच रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर आप 10% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स पे करो और इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके 20% से टैक्स पे करो। मतलब देखो जो असेट यहाँ फॉल नहीं होती जिसपे आपने STT नहीं पे किया, STT पे किया तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे द टैक्स एट द रेट 10%। लेकिन कोई
शेयर्स ऐसे जिसपे आपने एसटीटी नहीं पे किया है, जीरो कूपन बॉन्ड है जिसपे एसटीटी नहीं पे किया है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट लो और 20% के रेट से टैक्स पे करो, या तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ना लो और 10% के रेट से टैक्स पे करो। ओके, व्हाट अबाउट द डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स? अगर डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट है, ओके, तो वो केस के अंदर नॉट एलिजिबल फॉर कंसेशनल रेट ऑफ 10%, तो सी इट इज, जो डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है वो 20% के रेट से ही टैक्सेबल होंगे, ओके, विथ इंडेक्सेशन। तो देखो 112 मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अब समराइज करें कि रेट क्या है कि 112 में जो असेट फॉल होती है उसके लिए 10%, ओके, बाकी सभी असेट पे 20%, ओके। फॉरेनर है तो उसके लिए अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं, मतलब ये जो असेट है शेयर्स वाली, तो इंडेक्सेशन लिए बिना 10% के हिसाब से टैक्सेबल होगा, और फॉरेनर के लिए अदर असेट भी 10-20% से टैक्सेबल होती है। ओके, सो दिस इज द रेट्स ऑफ द कैपिटल गेन, बट यू शुड रिमेंबर कि देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आपको और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम होती है वो फ्लैट 20% के रेट से टैक्सेबल होती है, उसमें से कोई डिडक्शन जो 80C वाला है वो आपको क्लेम नहीं करना है। अगर आपकी टोटल इनकम में, इफ योर टोटल इनकम इंक्लूड्स this kind of asset, then you have to claim the deduction accordingly. Just a minute, I need to take call. Hello, हाँ मनु, हेलो, क्यों છે ભાઈ? हेलो, जय श्री कृष्ण, बोल बोल। हेलो, અહીંયા છું, બરોડામાં જ છું। ક્લાસ ને ઓફિસ ને બધું ઓનલાઈન ચાલે છે, લઉં છું અત્યારે। So with this, hello, so with this your chapter capital gain is over, okay, so you have to prepare the capital gain also, and देखो capital gain is not only over, your syllabus is also get over, your entire syllabus is get over, so I have provided you material, यही एक material हमें करना है, और एक वो एक इनकम टैक्स अथॉरिटी का एक मटेरियल दिया है वो करना है, तो यू हैव टू प्रिपेयर टोटली फ्रॉम दिस मटीरियल ओनली, ओके। अभी देखो यूनिट 1 और 2 जो की अगर हम बात करें तो उसमें से एग्जाम में कहां से क्या आ सकता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपकी इंटरनल से पहले एक लेक्चर लिया था 1 और 2 के लिए, और वही लेक्चर आप फिर से एक बार पढ़ लेना कहां से क्या आ रहा है, और उसके बाद यूनिट 1 और 2 की आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, नाउ आई टेक अ ब्रेक ऑफ 2 to 3 डेज। आपकी एग्जाम 25 से चालू होती है, 22 या 23 तारीख को या 21 तारीख को मैं आपका एक लेक्चर लूंगा जिसके अंदर यूनिट 3, 4 एंड ये कैपिटल गेन, इतने चैप्टर में से कहां से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे उसके लिए मैं एक लेक्चर रखूंगा। आई विल इन्फॉर्म इन ए ग्रुप इन एडवांस, ओके, सो यू कैन प्लान वो लेक्चर का, ओके, तो यू प्लान अकॉर्डिंगली के 22 या 23 तारीख को या 21 तारीख को मेरा एक लेक्चर इनकम टैक्स का होगा, ओके। सो विद दिस आई डिक्लेयर योर सिलेबस ओवर, ओके। आई हैव टू जस्ट टेक वन लेक्चर फॉर दी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन के कहां से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। सर कल क्लास नहीं है ना? नहीं बेटा, सिलेबस खत्म हो गया अभी।